राधे राधे। तो प्यारे बच्चों, अपन आज पढ़ेंगे कोएगुलेशन। अब ये जो कोएगुलेशन है, ये कोएगुलेशन होता क्या है भाई? ठीक है, अब ये कोएगुलेशन होता क्या है, ध्यान से सुने। मैं क्या कर रहा हूँ, ये FeOH का होल थ्राइस मेरे पास है, प्रेसिपिटेट PPT जो नीचे बैठा होता है। मैं इसमें क्या करता हूँ, FeCl3 डाल देता हूँ। FeCl3 डालने पर क्या होगा कि कॉमन क्या है, देखो यहाँ भी Fe है, यहाँ भी Fe है, तो ये FeOH का होल थ्राइस जो PPT है वो इन दोनों आयनों में से Fe+3 को अपने ऊपर बिठा लेगा। तो ये क्या था भाई, FeOH का होल थ्राइस था और इसने अपने ऊपर किसको बिठा लिया, Fe+3 को बिठा लिया। ये लो, और ये बन गया आपके पास पॉजिटिव कोलोइडी पार्टिकल। FeOH का होल थ्राइस ने अपने ऊपर किसको बिठा लिया भाई, Fe+3 को बिठा लिया। कोलाइडी सॉल्यूशन बनाने का मेथड था ये कि आप किसी PPT में इलेक्ट्रोलाइट डाल दें, पेप्टाइजेशन आपने पढ़ा था। तो ये जो FeCl3 डाला आपने, तो ये पॉजिटिव कोलोइड बन गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो, ये पॉजिटिव पार्टिकल है, मैं इसमें KCl डाल देता हूँ भाई। तो KCl डालने पर इस कोलाइडी पार्टिकल पे तो चार्ज है पॉजिटिव, और यहाँ इस KCl को डालोगे तो KCl कैसे टूटेगा बताओ, K+ और Cl- में। अब बताओ ये पॉजिटिव पार्टिकल इन दोनों में से किसको लेगा, ये पॉजिटिव पार्टिकल इन दोनों में से Cl- को मिलेगा। ये पॉजिटिव Cl- के साथ मिल जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मिल करके ये जो कोलाइडी पार्टिकल है, ये कोलाइडी पार्टिकल न्यूट्रल हो जाएंगे और न्यूट्रल होकर के नीचे बैठ जाएंगे। अब चार्ज नहीं है भाई, नीचे बैठ जाएंगे, और नीचे बैठ गए तो आप इसे बोलेंगे कोएगुलेशन। क्या बोलेंगे भाई इसे आप, कोएगुलेशन बोलेंगे, या फिर आप बोलेंगे इसे प्रेसिपिटेशन, या आप इसे बोलेंगे फ्लोकुलेशन। तो ये जो कोलाइडी पार्टिकल है न्यूट्रल होके नीचे बैठ जाए, ये प्रोसेस कहलाएगी भाई कोएगुलेशन। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया कि कोलाइडी पार्टिकल अगर न्यूट्रल होकर के नीचे बैठ जाते हैं तो ये प्रक्रिया कोएगुलेशन कहलाएगी। बात करें कि कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिनके द्वारा कोएगुलेशन पॉसिबल है। तो अपन यहां पढ़ रहे हैं पहला कि साहब अपन पहला है बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, दूसरा है बाय म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन, और पांचवा है बाई इलेक्ट्रोलाइट। तो यह है कि अगर आप इलेक्ट्रोफोरेसिस, प्रोलॉन्ग्ड डायलिसिस, बॉइलिंग और म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन और बाई इलेक्ट्रोलाइट, इनके द्वारा आप क्या करेंगे बताओ, कोएगुलेशन करेंगे। तो एक एक मेथड देख ले। पहला मेथड देख लेते अपन बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो भाई इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा आप कैसे करेंगे, तो उसकी बात आप यहां देखें। पहला आपके पास मेथड है बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है भाई, कोलाइडी जो सॉल्यूशन है उस कोलाइडी सॉल्यूशन पर चार्ज का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस काम में ली जाती है कि उस पर चार्ज कैसा है।
यहाँ एनोड है, पॉजिटिव चार्ज, कैथोड है, नेगेटिव चार्ज, एक एनोड लगा दिया, कैथोड लगा दिया, और एक कांच की नली में कोलाइडी सॉल्यूशन भर दिया और आप करंट पास करो, तो ये कोलाइडी पार्टिकल अगर मान लीजिए कोलॉइड अगर मूव करते हैं किसकी तरफ, एनोड की तरफ, एनोड पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, इसका मतलब इस कोलॉइड पर नेगेटिव चार्ज हुआ। कोलॉइड पर नेगेटिव है तो वो एनोड की तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो कोलाइडी कण पर चार्ज का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस की जाती है भाई। लेकिन अगर मान लो इस इलेक्ट्रोफोरेसिस को आप बड़े लंबे समय तक के लिए करते रहें आप, ठीक है, तो सारा का सारा कोलाइडी पार्टिकल जाकर के इस कैथोड पे या इस एनोड पे इकट्ठा हो जाएगा और यहां केवल आपके पास डिस्पर्सन मीडियम बच जाएगा। कोलाइडी पार्टिकल इलेक्ट्रोडों पर जमा हो जाएंगे सारे के सारे, कोएगुलेशन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस केवल थोड़ी देर के लिए करें, पार्टिकल जा रहे हैं, चार्ज का पता लगा, स्विच बंद, स्विच बंद नहीं किया, सारे पार्टिकल जाकर के एनोड या कैथोड पर बैठ जाएंगे, कोलाइडी सॉल्यूशन उदासीन हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आपके पास है इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रक्रिया ज्यादा देर तक कर दी जाए, इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस ज्यादा देर तक कर दी जाए तो सारे पार्टिकल जाकर के इलेक्ट्रोडों पर बैठ जाएंगे और सोल आपका न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो पहला है बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, और दूसरा अपन ने देखा था भाई कि आप डायलिसिस द्वारा भी ये काम आप कर सकते हैं। तो सेकंड देखें अपन, सेकंड देखते हैं क्या, प्रोलॉन्ग्ड डायलिसिस। प्रोलॉन्ग्ड डायलिसिस का मतलब है डायलिसिस लंबे समय तक कर दिया जाए, ज्यादा देर तक कर दिया जाए। डायलिसिस में करते क्या है अपन बताओ कि कोलॉइडी सोल को एक चमड़े की थैली में या एक मेम्ब्रेन में भर के, एक मेम्ब्रेन में भर करके आप कोलॉइडी सोल को पानी में लटका दें, दो इलेक्ट्रोड लगा दें, एक एनोड लगा दें, एक कैथोड लगा दें, एनोड पर चार्ज पॉजिटिव, कैथोड पर नेगेटिव। तो इसमें जो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट है, इंप्योरिटीज हैं, वो सारी की सारी बाहर निकल जाएंगी भाई। जैसे मान लीजिए आपने सोल बनाया था FeOH के होल थ्राइस में आपने FeCl3 डाल दिया था, कोलॉइडी पार्टिकल बन गया था FeOH का होल थ्राइस Fe+3। अगर आप मान लीजिए डायलिसिस करते हैं तो ये जो FeCl3 एक्स्ट्रा जो है वो बाहर निकल जाएगा। इस पर चार्ज कैसा है भाई Fe+3, इस पर चार्ज कैसा है बोलो Cl-, तो ये Fe+3 कैथोड की तरफ चला जाएगा, Cl- एनोड की तरफ चला जाएगा और एक्स्ट्रा बाहर निकल जाएगा। तो एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रोलाइट है, इंप्योरिटीज है, उनको बाहर निकालने के लिए आप डायलिसिस की प्रक्रिया करते हैं, अपोहन करती हैं। वही जो पुराना बताया था मैंने, चमड़े की थैली में भरकर पानी में लटकाते हैं, वही। ठीक है, लेकिन अगर मान लो यहां पर भी वही बात है कि अगर आपने ये डायलिसिस की प्रक्रिया लंबे समय तक कर दी, आपने स्विच बंद करना भूल गए, तो सारा का सारा इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकल जाएगा, कोलॉइडी पार्टिकल उदासीन हो जाएगा और उदासीन होकर के न्यूट्रल होकर के नीचे बैठ जाएंगे। तो ध्यान रखना, इस डायलिसिस को अगर लंबे समय तक कर दिया जाए तो सारे जो आयंस हैं वो बाहर निकल जाएंगे, कोलॉइडी पार्टिकल वापस न्यूट्रल हो जाएगा और न्यूट्रल होकर के नीचे बैठ जाएंगे, कोएगुलेशन। तो डायलिसिस ज्यादा समय तक नहीं करना चाहिए, इलेक्ट्रोफोरेसिस ज्यादा समय तक नहीं करना चाहिए। दो मेथड हो गए। तीसरा मेथड मैं आपके पास ले लेता हूं, बॉइलिंग। ये मेरे पास एक पॉजिटिव कोलॉइड है और मैं क्या करता हूं, इस पॉजिटिव कोलॉइड को एक बर्नर की सहायता से गर्म कर देता हूं। तो ये जो पॉजिटिव कोलॉइड है ना, इस पॉजिटिव कोलॉइड के ऊपर जो बैठे हुए आयन हैं, एडजॉर्ब्ड आयन हैं, वो हट जाएंगे गर्म करने से, और इन आयनों के हटने से ये जो पार्टिकल है ये न्यूट्रल हो जाएगा और न्यूट्रल होने के बाद वही बात नीचे बैठ जाएंगे, कोएगुलेशन।
ये लो भाई, कोएगुलेशन हो जाएगा। तो बॉइलिंग द्वारा भी स्कंदन या कोएगुलेशन होता है। तीसरा। चौथा आपके पास था भाई म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन। अब ये जो म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन है ये क्या होता है उस बात को ध्यान से समझें भाई। ये आपके पास है पॉजिटिव कोलॉइड, ये आपके पास है नेगेटिव कोलॉइड, और मैं इनको 1:1 में अगर मिला देता हूँ तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ मिलेंगे और पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मिलकर न्यूट्रल हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, कोएगुलेशन। पॉजिटिव कोलॉइड फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल ले लें, नेगेटिव आर्सेनिक सल्फाइड का सोल ले लें, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव मिल जाएंगे, मिलकर के नीचे बैठ जाएंगे, आप इसे कहेंगे कोएगुलेशन। तो ये जो प्रक्रिया है कि पॉजिटिव कोलॉइड सोल में नेगेटिव कोलॉइड सोल मिला दें, ये कहलाएगी भाई म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन। तो ये आपके पास चौथा मेथड हो गया म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन। पांचवा यहां पर अपन मेथड लेते हैं बाय इलेक्ट्रोलाइट। और यहां पर एक चीज और इंपॉर्टेंट आएंगे, वो ध्यान दें। आपके पास FeOH का होल थ्राइस Fe+3 कोलॉइड है, पॉजिटिव कोलॉइड है। अब मैं क्या करता हूं, इसको न्यूट्रल करने के लिए इसमें मैं KCl डाल देता हूं। ठीक है भाई, क्या डाला? KCl डाला। तो KCl डालने पर ये जो कोलाइड पार्टिकल है ये क्या करेगा, इस KCl को अगर आप तोड़ें तो K+ और Cl-, तो ये कोलाइड पार्टिकल क्या करेगा, इस KCl में से K+ और Cl- दोनों में से Cl- क्योंकि पॉजिटिव पार्टिकल पे चार्ज कैसा, पॉजिटिव, आयन पे चार्ज कैसा, नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ मिल जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और न्यूट्रल हो करके वही बात भाई, न्यूट्रल हो गए तो नीचे बैठेंगे रे, तो कोलाइड पार्टिकल न्यूट्रल हो गए, नीचे बैठ गए। क्या डाला आपने? इलेक्ट्रोलाइट डाला। तो आपने पेप्टाइजेशन में ये पढ़ा था कि कोलाइडी सॉल्यूशन अगर आप बनाना हो तो इलेक्ट्रोलाइट डालो, कोलाइडी सॉल्यूशन बना लो। लेकिन अगर मान लीजिए वही इलेक्ट्रोलाइट अगर आप ज्यादा डाल देते हैं तो स्टेबिलिटी डिस्ट्रॉय भी हो जाती है कोलाइडी सॉल्यूशन की। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रोलाइट इतने ही डाले जाते हैं कि कोलाइडी सोल बन जाए। ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे तो कोलाइडी पार्टिकल विपरीत आवेशित आयन के साथ मिलेंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। अब मैं यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट रूल, तो प्यारे बच्चों आपने ये पढ़ लिया कि इलेक्ट्रोलाइट अगर डाल दिया जाए तो इलेक्ट्रोलाइट डालने से भी स्कंदन या कोएगुलेशन हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट डालने से। अब मैं यहां बात करूं, अगर मान लीजिए एक रूल की, और वो रूल ये है हार्डी सुलजे का रूल। नेम है भाई, नाम हिंदी में लिख दो, इंग्लिश में लिख दो, वही होते हैं। तो ये हिंदी मीडियम वाले घबराया मत करो कि साहब अंग्रेजी में नाम लिख दिया था मास्टर ने, ठीक है। तो ये हार्डी सुलजे का जो रूल है, वो हार्डी सुलजे का रूल क्या है, मैं हार्डी सुलजे के रूल की बात करता हूं, ध्यान देना। अब ये हार्डी सुलजे का रूल क्या है, ध्यान से समझें। मेरे पास क्या था, ये FeOH का होल थ्राइस था, मैंने इसमें FeCl3 डाला था। FeCl3 डालने पर क्या बना था भाई, FeOH का होल थ्राइस, और इसने अपने ऊपर किसको बिठा लिया था, Fe+3 को। पॉजिटिव कोलॉइड बन गया, पॉजिटिव कोलॉइड सॉल्यूशन बन गया। तो किसी भी PPT में अगर आप एक इलेक्ट्रोलाइट डाल दें, कोलॉइड सॉल्यूशन बन जाएगा, बन गया कोलॉइड सॉल्यूशन। अब मैं अगर मान लीजिए इस पॉजिटिव कोलॉइड में KCl डाल देता हूं भाई, इस पॉजिटिव कोलॉइड में क्या डाल रहा हूं, KCl डाल रहा हूं, तो ये क्या करेगा, इस KCl को अगर आप देखें तो ये KCl टूटेगा K+ और Cl- में। तो ये जो पॉजिटिव पार्टिकल है ये इस Cl- को लेगा, लेकर के न्यूट्रल हो जाएगा, और न्यूट्रल होकर के क्या हो जाएगा भाई, कोएगुलेशन हो जाएगा।
क्या हो जाएगा? कोएगुलेशन। कोएगुलेशन का मीन्स स्कंदन। तो ये धनात्मक कण इस Cl- को लेकर के उदासीन होकर, न्यूट्रल होकर नीचे बैठ जाएगा, जिसे आप बोलेंगे कोएगुलेशन या स्कंदन बोलेंगे। स्कंदन हो गया भाई। तो अब आप यहां पर ये देखें कि ये जो कोलाइडी पार्टिकल है, इस कोलाइडी पार्टिकल ने दोनों आयनों में से कौन से आयन को अपने ऊपर बिठाया? तो इसने दोनों में से Cl- को अपने ऊपर बिठाया। तो ध्यान रखना, जिस आयन को बिठाएगा उस आयन को Cl- को बोला जाएगा भाई क्या? इफेक्टिव आयन। और ये हार्डी सुलजे ये कहता है कि ये जो इफेक्टिव आयन है, इस इफेक्टिव आयन की अगर वैलेंसी इंक्रीज होगी तो इसकी कोएगुलेशन पावर भी इंक्रीज होगी। क्या कहता है हार्डी सुलजे? कि अगर इसकी वैलेंसी इंक्रीज होगी तो इसकी कोएगुलेशन पावर भी इंक्रीज होगी, स्कंदन की क्षमता भी इंक्रीज होगी। यानी अगर मैं बात करूं, आपसे कहूं कि अगर मान लीजिए इसकी संयोजकता बढ़ती है तो संयोजकता बढ़ने पर इसकी स्कंदन जो क्षमता है ना भाई, वो स्कंदन क्षमता भी इंक्रीज होगी। तो ध्यान दें, अगर वैलेंसी बढ़ती है, संयोजकता बढ़ती है, तो उसकी स्कंदन क्षमता भी बढ़ती है। ठीक है भाई। अब मैं ले लूं FeOH का होल थ्राइस सोल ले लूं, और आपको पता है ये पॉजिटिव कोलोइड है। और अगर मैं इसमें एक तो मिलाऊं Cl-, एक मिलाऊं SO4-2 और एक मिलाऊं PO4-3, तीन इफेक्टिव आयन में यहां मिला रहा हूं। Cl- है, SO4-2 है, PO4-3 है, तीन इफेक्टिव आयन में यहां मिला रहा हूं भाई। तो अगर हार्डी सुलजे की आप बात करें तो हार्डी सुलजे ये कह रहा है कि अगर वैलेंसी ज्यादा होगी तो कोएगुलेशन तेजी से होगा। तो ध्यान दें, PO4-3 द्वारा कोएगुलेशन सबसे तेजी से होगा, या कोएगुलेशन जो पावर है वो सबसे ज्यादा होगी PO4-3 की। तो अगर फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल को आपको कोएगुलेट करना है तो सबसे ज्यादा पावर होगी किसकी? PO4-3 की, उसके बाद होगी SO4-2 की, और सबसे कम होगी Cl-3 की। कोएगुलेशन पावर है ये। कोएगुलेशन पावर सबसे ज्यादा होगी PO4-3 की, उसके बाद SO4-2 की, सबसे कम होगी Cl- की। तो बात ये करें हार्डी सुलजे की, अगर बात करें तो हार्डी सुलजे ये कहता है भाई कि इस वैलेंसी के बीच और इस, मैं ऐसे लिख दूं कि अगर मान लीजिए मैं कोएगुलेशन की बात करूं, कोएगुलेशन पावर की बात करूं, तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी किसकी? वैलेंसी के। यानी वैलेंसी अगर ज्यादा होगी तो कोएगुलेशन पावर भी ज्यादा होगी। तो हार्डी सुलजे की अगर आप बात करें तो हार्डी सुलजे ये कहता है कि वैलेंसी अगर ज्यादा होगी तो कोएगुलेशन भी ज्यादा होगा। ठीक है। अब मैं कुछ आपको वैल्यू बताता हूं कि अगर मान लीजिए आपके पास आर्सेनिक सल्फाइड का सोल है, ठीक है, और ये आर्सेनिक सल्फाइड का सोल मैंने ले लिया, और आर्सेनिक सल्फाइड का सोल है भाई कैसा? नेगेटिव। आर्सेनिक सल्फाइड का सोल नेगेटिव है। तो मैं इसमें डाल रहा हूं, सपोज एक NaCl डाल दूं। ये 1 लीटर है मेरे पास, 1 लीटर आर्सेनिक सल्फाइड का सोल है। मैं इसमें या तो NaCl डाल दूं, और NaCl अगर नहीं डालना चाहता मैं तो सपोज मैं CaCl2 डाल दूं। अगर मैं इस 1 लीटर आर्सेनिक सल्फाइड सोल को नीचे बिठाना चाह रहा हूं, 1 लीटर आर्सेनिक सल्फाइड सोल का स्कंदन करना चाह रहा हूं, तो मेरे को NaCl कितना डालना पड़ेगा भाई? 52 मिलीमोल डालना पड़ेगा। कितना डालना पड़ेगा? 52 मिलीमोल डालना पड़ेगा। NaCl मेरे को 52 मिलीमोल डालना पड़ेगा।
अगर इस 1 लीटर आर्सेनिक सल्फाइड सोल को नीचे बैठाना है तो मेरे को NaCl 52 मिलीमोल डालना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए मेरे को CaCl2 डालना है तो CaCl2 डालना पड़ेगा मेरे को 0.65 मिलीमोल। तो अब ये जो मैंने NaCl का 52 मिलीमोल लिखा है, ये 52 मिलीमोल है क्या भाई? ये 52 मिलीमोल इसकी कोएगुलेशन वैल्यू है। तो NaCl की कोएगुलेशन वैल्यू कितनी है बताएं? 52 है। जबकि इस CaCl2 की कोएगुलेशन वैल्यू कितनी है बताएं? 0.65 है। यहां पर आप एक क्लियर रिजल्ट ये निकालेंगे कि नेगेटिव पार्टिकल था तो यहां इफेक्टिव आयन है Ca+2 और यहां इफेक्टिव आयन है भाई Na+1। कैलकुलेशन में भाग लेने वाला यहाँ Na+1 है और यहाँ Ca+2 है। अब आप बड़ी आसानी से ये देख सकते हैं कि इस पर वैलेंसी ज्यादा है। वैलेंसी अगर ज्यादा होगी तो उसकी कोगुलेशन वैल्यू कम होगी। तो यहां पर एक रिजल्ट और निकाल सकता हूं मैं कि कोएगुलेशन वैल्यू और वैलेंसी के बीच उल्टा संबंध होता है। वैलेंसी कम, कोएगुलेशन वैल्यू ज्यादा। वैलेंसी ज्यादा, कोएगुलेशन वैल्यू कम। तो यहां पर ये मैंने आपको एक रिजल्ट और बता दिया। दो आपके पास रिजल्ट आ गए। पहला रिजल्ट ये था कि वैलेंसी ज्यादा होगी, कोएगुलेशन ज्यादा होगा, कोएगुलेशन पावर ज्यादा होगी। दूसरा मैंने ये बता दिया कि अगर वैलेंसी ज्यादा है तो कोएगुलेशन वैल्यू कम होगी। ठीक है, कुल मिला के बात ये है भाई कि वैलेंसी अगर ज्यादा हो, ध्यान से सुने, वैलेंसी अगर ज्यादा होगी तो क्या होगा? कोएगुलेशन पावर ज्यादा होगी। तो Na+1 और Ca+2 में से किसकी कोएगुलेशन पावर ज्यादा है? Ca+2 की। और कोएगुलेशन वैल्यू कम होगी। ये रिजल्ट निकले। अगर आप बात करें आर्सेनिक सल्फाइड का सोल है तो ऑर्डर आर्सेनिक सल्फाइड का सोल नेगेटिव है, पॉजिटिव होगा। ऑर्डर ये होगा Al+3 की सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद होगा क्या? Ba+2 ले लें, उसके बाद ले लें क्या? Na+1। ये इनकी कोगुलेशन पावर का क्रम हो गया कि Al+3 की कोगुलेशन पावर सबसे ज़्यादा होगी यदि आर्सेनिक सल्फाइड का सोल हो तो। अगर मान लीजिए आपके पास फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल है तो फेरिक हाइड्रोक्साइड के सोल के लिए सबसे ज़्यादा होगी FeCN का होल 6 -4, उसके बाद PO4 -3, उसके बाद SO4 -2 और सबसे कम Cl- की। तो ये आप इस प्रकार से इनकी कोएगुलेशन पावर देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा Al+3 की यदि ऋणात्मक सोल हो तो, और FeCN का होल 6 -4 की कोएगुलेशन पावर सबसे ज़्यादा होगी यदि सोल पॉजिटिव हो तो। ठीक है, अगले वीडियो में अपन एक नया टॉपिक लेकर के फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद।